नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। और इस समय जो बड़ी खबर है वो ये है कि हिंडन एयरपोर्ट पर शेख हसीना का विमान लैंड कर चुका है और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर ये विमान उतर चुका है और वो सेना की निगरानी में है। तो जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समय भारत आ चुकी हैं और हिंडन एयरपोर्ट पर जो कि सेना का एयरपोर्ट है वहाँ उनका विमान लैंड कर चुका है और सेना की निगरानी में उनका विमान है। यहाँ से इसके बाद शेख हसीना का अगला रुख क्या होगा, वो कहाँ जाएंगी, इसको लेकर के अभी कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना यहाँ से या तो लंदन जा सकती हैं या फिनलैंड भी जा सकती हैं। अब वो फिनलैंड जाएंगी या लंदन जाएंगी ये तय नहीं है, लेकिन इन दोनों में से किसी भी दोनों जगहों में से कहीं भी जा सकती हैं। लेकिन जो बात कंफर्म है, जो बात पक्के तौर पर कही जा सकती है कि उन्होंने भारत में कोई राजनीतिक शरण नहीं मांगी है, यहाँ कोई पनाह नहीं मांगी है, इसलिए वो भारत में नहीं रहेंगी। एक बात तो तय है, लेकिन यहाँ से वो लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं। तो इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये है, हमने आपको दिखाया, लगातार बताया नव भारत ने कि कैसे ढाका से निकलने के बाद वहाँ के एक सेना के बेस से वहाँ से C-130 हरक्यूलिस विमान में सवार होकर शेख हसीना भारत के लिए निकली और उसके बाद दिल्ली NCR के हिंडन एयरबेस पे उनका विमान उतरा है। यहाँ से वो अब या तो लंदन जाएंगी या फिनलैंड जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं शेख हसीना को लेकर के। और बांग्लादेश में जिस तरह की हलचल चल रही है, जिस तरह की उठापटक और उथल पुथल चल रही है, उस बीच हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको लगातार देते रहे हैं। और उसी से जुड़ी हुई एक और खबर ये भी है कि शेख हसीना या तो लंदन या फिनलैंड जाएंगी, भारत में नहीं रहेंगी। इसके अलावा हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता मोहित ओम अभी हिंडन एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। एक बार उनका रुख करते हैं। मोहित, क्या तस्वीरें वहां दिख रही है और क्या जानकारी मिल रही है शेख हसीना को लेकर? रंजित जी, जानकारी मिली है आधिकारिक रूप से कि 5:30 बजे के करीब जो है वो हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का प्लेन लैंड किया है। दिल्ली की तरफ से 3 ऑफिशियल कार जो है वो हिंडन एयरपोर्ट के अंदर गई हैं। अब अंदर किस तरीके का आगे क्या रूपरेखा होगी इसके बारे में आधिकारिक जानकारी थोड़ी देर में आएगी। लेकिन ये कंफर्म है कि उनका जो प्लेन है उसको रिफिल कराया जाएगा और वो यहाँ से आगे की तरफ जाएंगी। लंदन और फिनलैंड के ऑप्शन सामने आ रहे हैं कि वो वहाँ जा सकती हैं। भारत में राजनीतिक रूप से उन्होंने कोई शरण नहीं मांगी है। अगर उनको दिल्ली भी लाया जाता है तो किसी एक सीक्रेट लोकेशन पे ले जाया जाएगा। सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो पूरी तरीके से उनके ऊपर नजर रख रही हैं और उन्हीं के सिक्योरिटी एजेंसीज की देखरेख में ही उनको आगे की तरफ मूवमेंट दी जाएगी। ये भी हो सकता है कि हिंडन से ही उनका प्लेन रिफिल करके आगे की तरफ चला जाए और उनको दिल्ली में एंटर ना कराया जाए। लेकिन दिल्ली की तरफ से 3 जो गाड़ियां ऑफिशियल कार जो है वो इस वक्त हिंडन एयरपोर्ट के अंदर गई हैं और अब अंदर जो है उन शेख हसीना से बात की जा रही है। जो ऑफिशियल्स हैं एयरफोर्स के, उन्होंने शेख हसीना को रिसीव करा है, उनका प्लेन जो है वो यहाँ पे रिफिल कराया जा रहा है। तो फिलहाल आधिकारिक रूप से अंदर क्या हो रहा है उसकी जानकारी थोड़ी देर में आएगी। तो एक बात तो तय है, इसका मतलब मोहित, इसका मतलब एक बात तय हो गई कि जिस विमान से वो आई हैं उसी विमान से वो आगे की यात्रा भी करेंगी, क्योंकि रिफ्यूलिंग का काम चल रहा है। और हमने जैसा कि आपको दिखाया कि वो C-130 हरक्यूलिस विमान से, जो कि सेना का विमान है, बांग्लादेश आर्मी का विमान है, उससे वो भारत आई हैं। और क्या वो आगे की यात्रा भी इसी विमान से करेंगी, इसको लेकर के जो सवाल था उसके जवाब में मोहित बता रहे हैं कि उसमें रिफ्यूलिंग का काम किया जा रहा है, यानी ईंधन भरने का काम किया जा रहा है। इससे ऐसा लगता है कि उसी विमान से वो आगे की यात्रा भी करेंगी। आप नजर बनाए रखिएगा मोहित, हम आपके पास फिर से आएंगे। लेकिन हम अभी आपको जो बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर एक अपडेट बता रहे हैं और इससे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको वाकिफ कराते रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो हमारे संवाददाता ने बांग्लादेश में ढाका के जो PM आवास है वहां से उन्होंने हमारे लिए रिपोर्ट भेजी है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जरा एक बार देखिए इस रिपोर्ट। बांग्लादेश से फारूक टिपू बोल रहे हैं। अभी गणभवन प्राइम मिनिस्टर हाउस अटैक हुआ है। लॉट्स ऑफ पीपल इन बांग्लादेश दे आर जस्ट गोइंग इन गणभवन एंड जो भी वो लोग पाया वो भी ले गया। एक ईद भी खाली नहीं रखा। लाइक श्रीलंका राइट नाउ हैपनिंग इन बांग्लादेश। Bangladeshi people call it their second victory. Thank you, Farooq Ripu. Times now, Bharat. Thank you.
तो बांग्लादेश में मौजूद हमारे जो रिपोर्टर हैं वो बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, जाहिर सी बात है, तो उन्होंने टूटी फूटी भाषा में जो आपको बताया उससे स्पष्ट हो गया कि वहाँ किस तरह की स्थितियां हैं। और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि जब प्रदर्शनकारी पीएम आवास के भीतर घुसे तो उन्होंने किस तरीके से तोड़फोड़ की, किस तरीके से वहाँ से चीज़ें चुराई और वहाँ से लेकर जो भी जिसके हाथ लगा वहाँ से लेकर निकल गया। इसी तरह की तस्वीरें श्रीलंका से आई थी कुछ साल पहले की तस्वीरें हैं, वो आपके जेहन में भी वो जिंदा होगी, उसी तरह की तस्वीरें भी दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो इस तरीके से भारत के चारों तरफ जो लोकतंत्र के जो एक तरीके से बड़े मुकाम थे वो एक एक करके ढहते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले पाकिस्तान, फिर श्रीलंका और अब बांग्लादेश में इस तरीके से लोकतंत्र का खत्म होना एक बड़ा चिंता का विषय है। तो बांग्लादेश से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं देश का मूड मीटर में, जैसा कि हम हर रोज करते हैं। और उन सवालों के जवाब में आप जो बताएंगे उसी के हिसाब से देश का मूड मीटर घूमेगा। जरा एक बार दिखाते हैं वो सवाल क्या है, उसके बाद और भी एजेंडे की पड़ताल करेंगे। तो दिखाइए, सवाल नंबर 1 ये है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट की खबरों को आप कैसे देखते हैं। और ऑप्शन ए है कट्टरपंथियों की साजिश का नतीजा है और ये उनकी जो साजिश है वो कामयाब हुई है। ऑप्शन बी है लोकतंत्र को एक तरीके से कुचल दिया गया है क्योंकि अभी जनवरी में ही वहाँ चुनाव हुए थे और बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी के साथ शेख हसीना वहाँ सत्ता में वापस आई थी। और इस तरीके से उसके कुछ ही महीने बाद इस तरीके से तख्ता पलट होना, ये जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। और ऑप्शन सी है प्रदर्शनकारी छात्रों को एक बड़ी जीत मिली है। आप कैसे देखते हैं इस सवाल के जवाब को, जरा आप हमें बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 2 दिखाइए। सवाल नंबर 2 यह है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी साजिश की खबरों पर आप क्या कहेंगे। और इसमें ऑप्शन है आपके सामने कि आईएसआई की साजिश थी और वो कामयाब हुई है। ऑप्शन बी है धार्मिक कट्टरता को पाक ने बढ़ावा दिया और उसी का नतीजा है कि इस रूप में प्रदर्शन हुए और तख्ता पलट हुआ है। और ऑप्शन सी है जांच के बाद ही कुछ पक्के तौर पे कहा जा सकेगा। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है बांग्लादेश में तख्ता पलट का भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि आपका पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, इसलिए इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। आप क्या सोचते हैं, ये असर किस रूप में सामने आएगा। ऑप्शन ए है कट्टरपंथी माहौल बिगाड़ेंगे। ऑप्शन बी है हिंदुओं पर हमले बढ़ेंगे। और ऑप्शन सी है कोई असर नहीं होगा। तो ये है 3 सवाल जिसका कि आपको जवाब देना है। और जवाब कैसे देना है ये आपको पता ही है। आपके सामने जो QR कोड दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे अपने मोबाइल कैमरे से, आपके सामने इन्हीं 3 सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। अपना जवाब भरने के बाद उसे सबमिट करिए और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग शुरू करिए और हम लौटते हैं एक बार फिर से बांग्लादेश में जो कुछ उथल पुथल हो रहा है उसके अपडेट की तरफ। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में। सृंजॉय चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी हैं। इसके अलावा मेजर जनरल विशंभर दयाल जुड़ेंगे, प्रोफेसर सुखदेव मणि और मेजर जनरल के सिन्हा भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज बांग्लादेश में जो हुआ उसकी मैं कुछ तस्वीरें और उस घटनाक्रम को एक संदर्भ में रखना चाहता हूं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना मुल्क छोड़कर क्यों भागी, क्यों ढाका की सड़कों पर उत्पात मच गया, क्यों ढाका में प्रधानमंत्री आवास को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। इन तमाम सवालों के जवाब में मैं आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति है जिसे प्रदर्शनकारी हथौड़े के वार से तोड़ रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान के बारे में जानना है तो सिर्फ आप ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान के लिए जो अहमियत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है वही हैसियत शेख मुजीबुर रहमान की बांग्लादेश में। लेकिन देखिए जरा, खुद बांग्लादेशी आज अपने राष्ट्रपिता, अपने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ रहे हैं और इनके हथौड़े के हर वार में आज के बांग्लादेश की हकीकत छिपी हुई। और वो हकीकत क्या है वो हम आपको बताएंगे। 1947 में अंग्रेज जब लौटे तो उन्होंने भारत को 3 टुकड़ों में एक तरीके से तोड़ डाला था। बीच में भारत और अगल बगल पाकिस्तान। एक पाकिस्तान भारत के पश्चिम में था और दूसरा पूर्व में था। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के साथ भेदभाव वाला रवैया रखता था। साल 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन शेख को सरकार बनाने से रोक दिया गया। जिसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने बड़ी रैली की और इसका विरोध किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। शेख की गिरफ्तारी के विरोध में 10 लाख लोग सड़कों पर उतर आए और आधी रात को पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश पे हमला बोल दिया। पाकिस्तानी सेना ने 30 लाख बांग्लादेशियों को मारा था उस लड़ाई में और 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे। शेख ने मुश्किल वक्त में भारत से मदद मांगी।
भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद पाकिस्तान की हार हुई और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश वजूद में आया। बांग्लादेश की आजादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। आज उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें दुनिया बंगबंधु के नाम से जानती है, उनकी मूर्ति को बांग्लादेश में तोड़ा जा रहा है, हथौड़े चलाए जा रहे हैं उस पर, यानी लोकतंत्र के नायक की मूर्ति पर हथौड़े चल रहे हैं। 54 साल बाद पहले चुनाव में जीत के बाद शेख मुजीबुर रहमान को सरकार नहीं बनाने दिया गया था और जिसके खिलाफ जनाक्रोश उभरा और आखिरकार लोकतांत्रिक सिस्टम वाले बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज उसके ठीक उलट बांग्लादेश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का ऐलान किया था, जिसमें कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान था और इसके विरोध में एक तरीके से वहां प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, हिंसा भड़की, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई उसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मामला एक तरीके से खत्म हो गया और ये रिजर्वेशन का मामला पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। 2-3% की सिर्फ का रिजर्वेशन बचा हुआ था, लेकिन विरोध खत्म नहीं हुआ। बांग्लादेश में एक तरीके से शेख हसीना के खिलाफ लोग इस बात के लिए विरोध करने लगे कि उन्हें रेजिग्नेशन देना चाहिए और उनके इस्तीफे पर अड़े हुए। लेकिन शेख हसीना ने जब पद छोड़ने की से ठुकरा दिया, कि मांग को ठुकरा दिया, उसके बाद प्रदर्शनकारी और उग्र हो गए और इस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम बांग्लादेश में जो तस्वीरें वहां की सड़कों से पर दिख रही थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो बात गौर करने वाली बात है वो ये है कि बांग्लादेश में तोड़फोड़ करने वाले लोग कौन थे? क्या वो छात्र हैं? शेख हसीना का आरोप है कि ये छात्र नहीं, छात्र के वेश में आतंकवादी हैं और उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनकारियों के बीच में घुसपैठ कर चुके उत्पाती हैं, जो कि पूरे बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, अस्थिर करना चाहते हैं, उनकी सरकार को स्थिर करना चाहते हैं और वो देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाने में बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जो जमाते इस्लामी है और उसका छात्र संगठन जो है बांग्लादेशी इस्लामी छात्र शिविर, उसने इसका फायदा उठाया। मजबूरी में शेख हसीना सरकार को आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल करते हुए जमाते इस्लामी और उसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर को बैन करना पड़ा। जमात बांग्लादेश की एक राजनीतिक पार्टी है जिसे कट्टरपंथी माना जाता है और जो एक तरीके से पाकिस्तान परस्त है। ये वो पार्टी है जो कि बांग्लादेश की आजादी के खिलाफ थी और जमाते इस्लामी जो पूर्व पीएम खालिदा जिया हैं, उनके साथ मिलकर एक तरीके से अवामी लीग के खिलाफ वहां मोर्चा खोले हुए। बताया जाता है कि जमाते इस्लामी की पाकिस्तान की आईएसआई के साथ उनकी साठगांठ है। आईएसआई पहले से शेख हसीना सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते रहा है, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंसा के पीछे पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी, इन सब का हाथ इसमें बताया जा रहा है, माना जा रहा है। आप सोचिए कि यह सब हाल तब है जबकि इसी साल जनवरी में शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उसको बांग्लादेश चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 300 में से 224 सीटों पर जीत हासिल की थी और बांग्लादेश में पीएम बनी थी, 2009 से लगातार पीएम है। लेकिन यह बात भी सच है कि इस बार वोटिंग 40% हुई थी और विपक्ष का कहना था कि यह पूरा चुनाव फ्रॉड था। वो लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को का तख्ता पलट कर दिया गया, उसे रिजाइन करके भागने पर, देश छोड़ने पर मजबूर किया गया, क्या आपको लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए, हमारे पड़ोसी देश में लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी स्थिति है? और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, ये भी समझने वाली बात होगी, क्योंकि आज की तारीख में भारत के आसपास अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो चारों तरफ लोकतंत्र धीरे धीरे सिमट रहा है और ऐसी सरकारें और ऐसे लोग सत्ता में आ रहे हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं। तो यह है पूरा बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसकी एक पृष्ठभूमि। अब जरा हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सृंजॉय चौधरी भी हैं। एक बार मैं उनके पास जाना चाहूंगा। सृंजॉय चौधरी, जो बांग्लादेश में आज की तारीख में जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है वहां की सड़कों पे, और हम जब इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं और उनकी सोच क्या है, उसमें जमाते इस्लामी, बीएनपी तो ठीक है पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसका इंक्लिनेशन कैसा रहा है, उसका झुकाव किस ओर रहा है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन उसके साथ जब हम जानते हैं कि जमाते इस्लामी जैसी पार्टियां शामिल हैं, तो ऐसे में भारत के लिए इसके क्या मायने हो जाते हैं और वहां जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं
उनके लिए क्या मायने होते हैं इस तरह के डेवलपमेंट? देखिए, ये शुरू हुआ था स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, एज अ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, एंड द स्टूडेंट्स हैड अ वैलिड रीजन, बट उसके बाद आप जो कह रहे हैं ये एकदम सही बात है। जमाती इस्लामी आ गया है इसमें, और जमाती इस्लामी का स्टूडेंट्स विंग भी है। जमाती इस्लामी का रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है, उसका ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत है, और उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो आइडियोलॉजी है, वो एंटी इंडिया है। और इसीलिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है इन द फ्यूचर, क्योंकि एक चीज मानने पड़ेगा, शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी, सबसे पहले जो की वो है जितना टेररिस्ट कैंप है बांग्लादेश में वो सब बंद कर दी। उन लोग जितने टेररिस्ट थे, अल्फा वल्फा, सब बर्मा म्यांमार भाग गए। तो इसीलिए भारत खुश थे विद द आवामी लीग, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहे हैं कई बार, शेख हसीना मेरे बहन है। नाउ अब शेख हसीना का गवर्नमेंट ये इतना प्रॉब्लम फेस की बिकॉज ऑफ दिस। ओरिजिनल प्रॉब्लम तो था स्टूडेंट्स असॉल्ट, लेकिन उसके बाद जमात घुस गए, बीएनपी घुस गए, थोड़ा कोई आतंकवादी, कोई टेररिस्ट घुस गए, जो भी है, दिस इज बैड फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अब देखने पड़ेगा कितना प्रॉब्लमैटिक हो। एक ही आशा है, यदि आर्मी आए, यदि आर्मी का पोजीशन अभी स्ट्रांग हो जाए, तब एटलीस्ट इट विल बी अ फेस सेविंग सिचुएशन, क्योंकि जमात इज लाइकली टू क्रिएट अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इंडिया, क्योंकि जमात बेसिकली एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल, जितना पॉजिटिव काम किए हैं शेख हसीना भारत के साथ, वो सब 12 बज जाएगा यदि जमात घुस जाए गवर्नमेंट में। बिल्कुल। और अभी तक जो एक तरीके से अंतरिम सरकार का जो चेहरा सामने आया है, उसमें तो जमात का कोई बहुत प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में वहां की पॉलिटिक्स कैसे अनफोल्ड होती है, पॉलिटिक्स क्या करवट लेती है, इस पर बहुत हद तक इस बात से बहुत हद तक तय होगा कि वहां जमात का कितना उस पर प्रभाव रहता है, कितना असर रहता है, और भारत के लिए उसके क्या मायने होंगे। मेजर जनरल बिशंबर दयाल और प्रोफेसर सुखदेव मुनि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल बिशंबर दयाल, मैं आपके पास आऊंगा। आप बांग्लादेश में जो आज की स्थिति है, उसमें अगर आप देखें तो जिस तरह के लोग आज की तारीख में सत्ता पे हावी हो रहे हैं, उसमें उसका एक इतिहास ये भी है कि अभी चुनाव के ठीक बाद जनवरी में ही इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया, और उस कैंपेन को लीड करने वाले लोग वही लोग थे जो आज वहां एक तरीके से सत्ता पे हावी होते दिखाई दे रहे हैं। अब ये भारत के लिए इससे कितनी बड़ी चुनौती ये बनने वाली है? देखिए रंजीत, काफ़ी दिन से नज़र आ रहा था, ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हुआ है। मैं समझता हूँ भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनको वो वाकिफ़ होंगे इस पूरी हालात से, क्योंकि ये एक दिन तो बिल्डअप नहीं हुआ, ये तो इलेक्शन से पहले बिल्डअप हो रहा था ना। ये तो ऑपोजिशन जमायतें, और जमायत के पीछे आईएसआई, और आईएसआई के साथ में चाइनीज़ इंटेलिजेंसीज और बीएनपी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल इंडिया के खिलाफ है। बीएनपी का भी रोल इंडिया के लिए कोई पॉजिटिव नहीं है। हाँ। तो ये बिल्टअप था, और शेख हसीना प्रो इंडिया सब कुछ होते हुए, इंडिया की सपोर्ट पूरी होते हुए, मेरे ख्याल में वो पिछले 7-8 महीने में बहुत गलतियां कर गई, जिसका कि उनको खुद भागना पड़ा। और कहीं ना कहीं उनकी आर्मी भी इंटरनली, उनकी आर्मी भी टर्न कोट हो चुकी थी। उनकी जो आर्म फोर्सेज हैं, जो उनके चीफ हैं, उनके नॉमिनेटेड हैं, उनके क्लोज एडवाइजर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने गिव अप कर दिया था बहुत पहले। वरना ऐसा नहीं है, जो स्टूडेंट एजिटेशन था वो एक जमायत को और एंटी इंडिया फोर्सेज या जो एंटी बीएनपी फोर्सेज, एंटी अवामी लीग फोर्सेज हैं, वो इंतजार में थे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं शेख हसीना का ये जो स्टूडेंट एजिटेशन था, जो शुरू में आराम से, उन्होंने कभी नहीं शेख हसीना को हटाने की बात की थी शुरू में, वो कुछ करेक्टिव एक्शंस मांग रहे थे, उसको एक्सप्लॉइट किया इंट एजेंसीज ने, फंडिंग की होगी, आईएसआई ने फंडिंग की होगी। और अगर आप थोड़ी बहुत जो तस्वीरें देखें तो उसमें स्टूडेंट के अलावा और बहुत लोग हैं जो गली मोहल्लों में, सड़कों में, जो कहीं से भी स्टूडेंट नहीं लगते, जो पार्लियामेंट में या जो उनके घर पे भी है, उनमें सब लोग स्टूडेंट नहीं लगते। तो ये इंडिया के लिए इंडिया की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है।
पर जो इंडियंस हैं वहां पे और इंडिया के अराउंड जो अनस्टेबिलिटी है, देखिए हमारे चारों तरफ अनस्टेबिलिटी है, हमारे चारों तरफ ऐसी गवर्नमेंट्स नहीं है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हो, वहां पे एंटी इंडिया फोर्सेस जो हैं वो पनपती हैं। फिर जब इस किस्म का माहौल हो जाता है जो आज बांग्लादेश में है, तो जितनी एंटी इंडिया फोर्सेस जो कंट्रोल की थी बहुत दिन से, वो फिर से पनपेंगी, वो फिर से इंडिया को, म्यांमार को, और इंडिया के चारों तरफ, पाकिस्तान तो है ही हमारे पड़ोस में, और चाइना भाई तो है ही, और मालदीव्स में भी। तो ये जो है एक स्टेबल कंट्री थी जो पिछले 1-1.5 साल में स्लोली ड्रिफ्ट कर गई, और मैं सोचता हूं ऑलमोस्ट लाइक ए फेल्ड स्टेट। एक प्राइम मिनिस्टर का भागना, एक प्राइम मिनिस्टर बदल देना, एजिटेशन होना, सरकार बदल देना, डिसमिस कर देना, कुछ भी कहो, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर का फिजिकली भागना, जब उसकी पूरी सेना उसके साथ है, जब उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज उसके साथ है, और सिक्योरिटी एजेंसी ने तो दुभायत की है जिस किस्म से स्टूडेंट्स को ट्रीट किया है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक एलिमेंट है जो कि बहुत दिन से इस ताक में था, किस दिन मौका मिलेगा, सरकार को मौका मिला किया जाए। और शेख हसीना को बर्खास्त कर दिया। बिल्कुल, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन इस बीच मैं आपको कुछ तस्वीरें भी, क्योंकि बांग्लादेश से अभी भी ढाका से तस्वीरें आनी लगातार आ ही रही है, और हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। बॉर्डर सिचुएशन को लेके ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अभी भी जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं वो बांग्लादेश में एक्टिव नहीं है, उनकी रूट्स भी वहां नहीं है, थैंक्स टू हसीनास गवर्नमेंट के उसको उनको काफी वहां से अप्रूव कर दिया गया है। लेकिन जो लोग वहां परेशान होंगे, जैसे माइनॉरिटीज है वहां पर की, या जो हसीना के रिजीम से जुड़े हुए थे और उन लोगों को ये लोग धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बॉर्डर से हमारे यहाँ शरण मांग सकते हैं और आएंगे भी, और उनको शरण भी देनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि हमें इस वक्त में हसीना के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक ऐसा मैसेज सारे नेबरहुड में जाएगा कि हिंदुस्तान का जो दोस्त होता है वो क्राइसिस के टाइम पे इंडिया उसकी मदद नहीं करता। तो ये हमें इसकी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जहां तक जानकारी मिली है, शायद उन्होंने कोई राजनीतिक शरण मांगी नहीं है भारत में। नहीं, राजनीतिक शरण का सवाल नहीं, अभी तो जहां तक हसीना का प्रश्न है, उनके ऊपर जान का खतरा था। आप देखें ना, जो जिस तरह से उनके प्राइम मिनिस्टर्स हाउस को धकेड़ा गया है, उसमें अगर वो वहां होती तो मैं आई डोंट रूल आउट कि एक लिंचिंग एफर्ट उनके ऊपर किया जाता। तो उनको बचाना बहुत जरूरी था। और अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो 1975 में हमने शेख मुजीबुर रहमान को भी बचाने का एक प्रयास किया था, लेकिन मुजीब माने नहीं वहां पर। तो ये इसको आप बिल्कुल रूल आउट मत कीजिए। दूसरी बात, आर्मी ने 2 दिन पहले ही हसीना से कह दिया था कि हमारी फौज को आप स्ट्रीट से हटा लीजिए, हम एंटी पीपल फोर्स एमर्ज नहीं होना चाहते हैं। तो वहीं से पता लग गया कि फौज का समर्थन भी हसीना के पास अब नहीं है, और इसीलिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है या जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, उनको तभी से ये 2-3 दिन पहले की बात है, ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, लेकिन हमें उसके ऊपर सावधान रहना चाहिए था। बिल्कुल, जो अब हुए हैं वो उसी वजह से हमने हसीना को बचाने की कोशिश भी की है। आगे वो कहाँ जाएगी उसका फैसला अभी हमारे पास में नहीं है। मैं समझता हूँ अगर वो हिंदुस्तान में रहना चाहती है तो उनको रहने दिया जाना चाहिए जी। पॉलिटिकल एसाइलम मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो, आप देखिए, अवामी लीग का ऑफिस जला दिया उन्होंने, और अवामी लीगर्स के जो हसीना के सपोर्टर्स हैं उनके पीछे जाएंगे वो लोग, और उनको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और तो वो हमने तस्वीरें भी दिखाई कि वहां के गृह मंत्री के आवास को आग के हवाले कर दिया गया। इसमें एक और एंगल है जिस पर कि मैं आना चाहता हूं। कोमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ हैं। जीजे सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी हमने देखा कि ये जो प्रोटेस्ट है, ऐसा लगता है कि भाई ये सरकार के खिलाफ एक पॉपुलर प्रोटेस्ट है, एक प्रदर्शनकारी, छात्र प्रदर्शनकारी हैं जो कि सरकार की नीतियों से नाराज हैं और सड़कों पे हैं। लेकिन जब हमें पता लगता है कि इन्हीं प्रदर्शनकारियों ने नुआखली में कुछ हिंदू लोगों के घरों में जाकर आग लगा दी, उनके घरों में तोड़फोड़ की, रंगपुर में 2 अवामी लीग के हिंदू नेताओं को लिंच कर दिया, मार डाला एक तरीके से, तो भाई अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ हम इसको एक पॉलिटिकल अपराइजिंग है, पॉलिटिकल हम प्रोटेस्ट के तौर पे देखें, या इसमें वो कट्टरपंथी तत्व भी दिखाई देते हैं जिसको लेकर के भारत पहले भी चिंतित रहा है?
देखिए रंजीत, बिल्कुल ये जो कट्टरपंथी के रिलीजियस जो सेंटिमेंट है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस टाइम सबसे ज्यादा खतरा जो है वो बांग्लादेश की हिंदू पॉपुलेशन को है। क्योंकि मैंने खुद वहां पे कुछ काफी देर तक रहा हूं, क्योंकि मैं पहले जब इंडियन नेवी था उसको छोड़ के जब मर्चेंट नेवी में गया तो मेरा वहां काफी आना जाना शिपों के ऊपर रहा है। मैंने देखा है बहुत ही क्लोज क्वार्टर से कि जो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है इंडिया के साथ तो वो टारगेट सबसे पहले हमारे हिंदू कम्युनिटीज को करते हैं, मोर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ लेवल थोड़ा कम है, मगर बांग्लादेश में बहुत ज्यादा हो जाता है। उनको जैसे भी इनकी मर्जी होती है कट्टरपंथियों की, वैसे उनका लिंचिंग या कत्ल कर देते हैं, बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। बहुत ही दर्दनाक सीन होते हैं। और इस टाइम जो ढाका बांग्लादेश के अंदर पोजीशन है वो बहुत वॉलेटाइल है, और हमें कोई ऐसा हमारी गवर्नमेंट को संदेश नहीं देना चाहिए कि जो के प्रो हसीना हो, क्योंकि अगर हम उसको यहाँ पे असाइलम भी देते हैं, रहने के लिए इजाजत भी देते हैं, तो वो हमारे अगेंस्ट जाएगी, हमारी हिंदू पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी और सिचुएशन वॉलेटाइल हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर ISI की इसके ऊपर कड़ी नजर है, वो इसका पूरा फायदा उठाएगी। और पाकिस्तान की मैं तो समझता हूँ ISI का ही एक ये जो आप इतनी कट्टरपंथियों को शह जो मिली है ये उन्होंने दी है, क्योंकि वो जिया जो पहले इनकी प्राइम मिनिस्टर होती थी खलीदा जिया, जो कि एक आर्मी मेजर जनरल की वाइफ है और वो इसके ऊपर रूल कर चुकी है। वो प्रो पाकिस्तान थी, वो प्रो पाकिस्तान है, BNP जिसे ये कहते हैं, वो प्रो पाकिस्तानी है। और मेरा जो सबसे चिंता का विषय ये है कि हमें अभी बहुत ही स्थिर रहने की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश के ही थ्रू, उसी के रूट के थ्रू जितने घुसपैठिए हमारे इंडिया के अंदर आते हैं वो रूट वो ही लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर तो हमारी जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो बहुत ही मजबूत है, मगर ये जो लोग आ जाते हैं बांग्लादेश जो एक जिसे कहते हैं बहुत ही पोरस बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, उसे क्रॉस करके आ जाते हैं। त्रिपुरा साइड से बंगाल का पूरा बॉर्डर है। बिल्कुल। और ये इस बीच वहां से मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। इस बीच में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके संसद भवन में उनके कमरे में पहुंचे हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हालात हैं उसको लेकर के वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे अभी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आपको पहले भी बताया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी इस समय हिंदुस्तान में ही हैं और हिंडन एयरबेस पे उनका विमान थोड़ी देर पहले ही लैंड किया है। यहाँ से उनका अगला कदम क्या होगा इसको लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। और इस बीच में जो है वो विदेश मंत्री का प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचना एक बहुत सिग्निफिकेंट, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इससे जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। हम एक बार फिर से जरा सृंजॉय चौधरी का रुख करेंगे। सृंजॉय, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जब बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार थी, शेख हसीना की सरकार थी, और एक ऐसी सरकार थी जो कि बहुत हद तक भारत के हितों का ध्यान रखने वाली थी, जो इंडियन इंटरेस्ट था उसका ख्याल रखने वाली थी। और तब हमें मालूम है कि पिछले कुछ सालों में 4000 से ज्यादा हमले हुए हिंदुओं पे, और अब ऐसी सरकार या ऐसा कहें कि ऐसे लोग सत्ता में दखल उनका बढ़ रहा है जो कि अपने कट्टरपंथी सोच और विचार के लिए जाने जाते हैं। अब वो लोग जब हावी होंगे तो वहां जो कट्टरपंथी जमाते हैं वो किस तरीके से वहां के जो माइनॉरिटी हिंदू हैं उनका जीना हराम कर देंगी, ये एक बहुत ऐसा सवाल है जिसको कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, ये अभी भी बांग्लादेश में 8-9% माइनॉरिटीज है, उसमें से हिंदू ही मैक्सिमम है, ओवरवेलमिंगली मैक्सिमम है 8-9%। नाउ इन लोग बहुत ही चिंतित रहेंगे क्योंकि शेख हसीना जो भी कहे बहुत ही सेक्युलर थी और सेक्युलर है। और शेख हसीना हैज ऑलवेज सेड दैट वी आर नॉट हिंदूज, वी आर नॉट मुस्लिम्स, we are not Christians, we are Bengalis. Now this was the level of secularism of Sheikh Hasina.
ना उनका अभी जो गवर्नमेंट आएंगे, मान लीजिए आर्मी आया तो इट इज अ गुड कॉम्प्रोमाइज फॉर इंडिया, क्योंकि आर्मी रहे पावर में, यू वुड नॉट एक्सपेक्ट अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज। बिल्कुल, समय का अभाव है सर, समय का अभाव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और आप सब लोग इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी थे, लेकिन समय की कमी है। हम इस चर्चा को ही खत्म करते हैं। अब जरा जल्दी से दिखा देते हैं कि आज जो हमने सवाल पूछे थे उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट की खबरों को कैसे देखते हैं आप, और इस सवाल के जवाब में लोगों ने कहा है, लोगों की राय क्या है जरा देखिए। उसमें से 84% 85% लोग ये मानते हैं कट्टरपंथियों की साजिश का नतीजा है ये जो तख्ता पलट है, और लोकतंत्र को कुचल दिया गया है 14% लोग मानते हैं। 1% लोग सिर्फ मानते हैं कि प्रदर्शनकारी छात्रों को जीत मिली है इसके जरिए, इस तख्ता पलट के जरिए। सवाल नंबर 2, हमने पूछा बांग्लादेश में पाकिस्तानी साजिश की खबरों पर क्या कहेंगे आप, और इसके जवाब में लोग कह रहे हैं कि ये करीब 55% लोग ये मानते हैं कि ISI की साजिश थी जो कामयाब हुई है, और 40% लोग ये कह रहे हैं कि धार्मिक कट्टरता को पाकिस्तान ने ही बढ़ावा दिया है बांग्लादेश में, और जांच के बाद कुछ कहा जा सकता है ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 6% लोग हैं। जरा देखिए सवाल नंबर 3, बांग्लादेश में तख्ता पलट का भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके जवाब में 64% लोग कह रहे हैं कि कट्टरपंथी माहौल और बिगाड़ देंगे, वहां हिंदुओं के लिए हमले बढ़ जाएंगे, ऐसा मानने वाले लोग 29% हैं, और कोई असर नहीं होगा ऐसा मानने वाले सिर्फ 7% लोग हैं। तो लोगों की चिंताएं बिल्कुल जायज है कि बांग्लादेश में आज जो हालात हैं उसमें वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय है, खास करके हिंदू, उसके लिए वहाँ रहना और भी मुश्किल होने वाला है। तो देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। अब